अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सिंध तास मुआहदे को, जिसकी भारत मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हमारे इस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब इसहाक डार साहब, और अता अल्लाह तर हमारे वज़ीर दिफा और इंटरनेशनल वफूद ने शिरकत की है। उसमें क्या बातें हुई हैं उस पर बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर आवाम की हालत ज़ार क्या है। इस हवाले से अफगानिस्तान के एक अखबार ने जो खबर शाया की है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हीं से बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नौशाद अली साहब और जनाब नूरुल्लाह साहब, दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार हैं। और कुछ देर में अभी हमें शायद सलमान गनी साहब भी कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, कुछ देर में हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। जनाब नौशाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो सिंध तास मुआहिदा है, ये इसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर जो वर्ल्ड बैंक था उसकी गारंटी थी और यानी इंटरनेशनल जितनी भी कुव्वतें हैं वो सारी इसकी जामन थी, लेकिन भारत हठधर्मी कर रहा है, मुसलसल हठधर्मी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपका आखिरी लफ्ज़ है, भारत हठधर्मी कर रहा है, दुनिया में एक दो ममालिक ऐसे हैं जो हठधर्मी से बाज नहीं आते और उनका जो एक इस वक्त तक जो इमेज डेवलप हो चुका है वो यही है कि वो इंटरनेशनल कवानीन को भी नहीं मानते। अब मामला ये है कि ये जो उन दोनों के नाम ले दें। हाँ, भारत और इसराइल दो ही ममालिक हैं जो बिल्कुल ही किसी के कहने सुनने में नहीं आ रहे। दोनों एक्सपेंशनिस्ट हैं, दोनों अपने अपने उसके लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं वो सबके सामने है, सब जानते हैं। मामला ये है कि ये कोई आज की नहीं, ये बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से सिंध तास मुआहदे को जो है ना वो मुअत्तल किया जाए। मुअत्तल किया जा सकता ही नहीं है एक्चुअली, वो यकतरफा तौर पर तो मुअत्तल कर ही नहीं सकता, ये उसकी क्लॉजेज में शामिल है। एक तो होता है ना कुछ चीज़ वेग हो, एक होता है आप बिल्कुल डेफिनेट वे के अंदर एक बात मेंशन की हो, क्लॉज मेंशन की हो कि दोनों में से कोई मुल्क जो है यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल कर नहीं सकता। अब मामला ये है कि उसने जो बेस बनाई जो एक्चुअली इस मुआहदे को मुअत्तल करने की, वो पहलगाम वाक़या था। जी जी। अब पहलगाम वाक़े की हकीकत भी पूरी दुनिया को मालूम है और दुनिया में जग हसाई, एक्चुअली जो जग हसाई का बाइस था ना, वो यही मामला था कि जब जिस तरह से उसकी एफआईआर दर्ज हुई, फिर उसके बाद जिस तरह से उसको बुनियाद बनाकर पहले पाकिस्तान पर जारहीत की कोशिश की गई, जिसके ऊपर अच्छी खासा उसको जवाब मिला, शिकस्त फाश हुई, वो दुनिया ने वो एक मामला भी देखा। दूसरा जो मामला था वो ये था कि एक्चुअली ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो ज़रूरत है ये थी, इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली उसका पर्पज़ जो था वो सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना था। इस पर्पज़ के साथ ये फॉल्स फ्लैग करवाया गया था। अब इसको करके उन्होंने जो मकसद है वो ये है कि एक्चुअली वो चाहते ये हैं कि जो उस ट्रीटी के तहत जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है, जिसका पानी वो नहीं रोक सकते, क्योंकि 20% पानी भारत ले सकता है, 80% लो राइपेरियन होते हुए पाकिस्तान में आना ही आना। इससे जब वो रूगर्दानी करेगा तो न सिर्फ सिंध तास मुआहदा बल्कि इंटरनेशनल वाटर लॉ जो है वो उसकी भी बेसिकली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब ये इसको इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान जो है वो ये मौक़िफ़ देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसने ये काम शुरू कर दिया है कि उसने जो दरिया पाकिस्तान के हैं, अगरचे कि वो एक लॉजिक देता है जी हम डैम बना लेंगे, पानी भर देंगे, फिर वापस वो छोड़ देंगे, फ़्लो तो उसी तरह रहेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं है। जो गुज़िश्ता साल हमने देखा वो ये था कि वो अपनी मर्ज़ी से उसको बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वो जो पानी स्टोर करके छोड़ने वाला मामला ना, उसको वो एज वेपन इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके ज़रिए वो पाकिस्तान में सैलाब ला सकता है। जब हमें पानी की ज़रूरत हो उस वक्त पानी रोक सकता है, जब हमें पानी की ज़रूरत ना हो उस वक्त छोड़ सकता है। तो ये जो वाटर कंट्रोल है एज वेपन इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किया भी एक्चुअली जी किया ना, किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो अपनी स्पीच की है इस हवाले से उन्होंने कहा है कि उसने पानी इस तरह से छोड़ा कि हमारे मुल्क के 73 लाख जो लोग हैं वो मुतासर हुए। उसी फैक्ट्स पे आने लगा कि देखें 6000 जहाँ बहक हुए लोग और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए, फिर हमारा नुकसान हुआ, ज़राअत का नुकसान हुआ हमारे, क्योंकि हमारे जीडीपी का आप 25% से ज़्यादा ज़राअत से जुड़ा है, आपका 40 से 50% अगर ज़राअत से वाबस्ता लोगों से जुड़ा है, जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट का इतना पोर्शन बनता है, रोज़गार का इतना पोर्शन बनता है, तो आपके लिए कितनी उसकी अहमियत है। और इस अहमियत के साथ इंडिया जो है बेसिकली इसी अहमियत को समझते हुए वो हमें यहाँ से आर्म ट्विस्टिंग करना चाहता है, और आर्म ट्विस्टिंग करके वो उन मामलात की तरफ ले जाना चाहता है। हालांकि पानी के मामले में जो दुनिया में बुनियादी चीज़ें डिसाइडेड बुनियादी यूएन चार्टर के तहत हैं, पानी उसमें से एक है ना, उसके साथ दीगर मामलात को जोड़ा ही नहीं जा सकता।
ये एक और अलमिया है जो इस वक्त के जी दहशतगर्दी का बहाना बनाकर या किसी और बहाने से आप जोड़कर अपनी रियासती जो मामलात हैं उसके साथ जोड़ के आप ये बना रहे हैं। यही बात आज जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं जो हमारे माहौलियाती उसके तब्दीली के वजीर हैं, उन्होंने कही, यही बात वहाँ मुकर्रीन ने कही। और आप जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए हुए थे, मुकर्रीन वहाँ आए थे, आप उनको भी सुने, वो अग्री करते हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ। और उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में, क्योंकि ये वाक़या अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, फ़र्ज़ करें कि भारत ये करने में कामयाब हो गया, होगा नहीं, किसी सूरत भी नहीं होगा, क्योंकि अंजाम अगर ये बिल्कुल ही बाज नहीं आएगा तो फिर छड़ी तो हर के पास है ना, फिर हमारे पास भी है। तो लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट सेट हुआ तो दुनिया के तो अरबों लोग हैं जो लो राइपेरियन रह रहे हैं। जी जी, कोई एक मुल्क तो है नहीं अफ्रीका के ममालिक हैं, हर वो जगह जो जहां बलाई इलाकों से ज़ेरीन की तरफ आ रहा है वो सारे के सारे उनके लिए प्रेसिडेंट आ जाए। वो प्रेसिडेंट दुनिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि दुनिया का जो एक डिसऑर्डर डेवलप होगा इस आबी माहौल से, और इससे जो आलमी अमन मुतासर होगा, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे यहाँ, अब मसला होता है क्या है, एक और बड़ी मजा, इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि जी मैं बलाई, हालांकि वो बलाई नहीं है, वो मिड स्ट्रीम का मामला है। उसका बलाई तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश हालांकि लो राइपेरियन है, लेकिन उसके भी 2 दरिया जो है वो इंडिया के हिस्से से होकर वापस आते हैं। सो अगर चीन, भूटान और नेपाल जो है वो एक्चुअली हिमालय और बड़ी जो दीगर सिलसिले हैं वहां पे उनका पानी का कंट्रोल, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इंडिया के साथ क्या बनेगा? इंडिया का कौन वाली वारस होगा फिर उसके बाद? वो कैसे तय करेगा? सही आप सही फरमा रहे हैं। सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। गनी साहब बड़ी मेहरबानी, आप आज थोड़ा सा मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए हैं। मामला ये है कि सिंध तास मुआहदा जो है, ये आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक म्यूचुअल ट्रीटी था जिसको इंटरनेशनल जो अदारे थे उनकी गारंटी उसमें थी, लेकिन इंडिया ने पिछले साल एक बहाना बना के पहलगाम वाक़े का उसको एक तरफा तौर पर सस्पेंड करने का ऐलान किया। अब इंडिया जो है किसी भी सूरत उस पर बाज नहीं आ रहा और वो जो हरकतें कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को फिर जाहिर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। अब एक सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, उस सेमिनार में जो एक आए हुए थे अपना माहिर इस हवाले से, उनका नाम है डॉक्टर विक्टर गाओ। उन्होंने कहा है पानी का बहाव रोकना जंगी जुर्म है। सर ये जंगी जुर्म इंडिया पिछले 1-1.5 साल से कर रहा है। देखिए भट्ट साहब, आपने सिंध तास मुआहदे की बात की है, तो इसका असल गारंटर जो है वो आलमी बैंक है। और आलमी बैंक का इस पे मौक़िफ़ ये है कि आप यकतरफ़ा तौर पे अज़ खुद कोई शराइत आयद नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने इस सेमिनार की बात की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बरवक्त है और ये नतीजा खेज़ होना चाहिए, इसलिए कि पानी को आप कहीं भी पाबंद नहीं कर सकते। पानी आपने कहा कि इंडिया रोक सकता है, मेरा ख्याल इंडिया पानी नहीं रोक सकता। आप ज़रा ना इंडियन लीडरशिप की उस कैफियत को समझने की कोशिश करें जो उस पर तारी है, इसलिए कि उसने अस्करी जारियत की तो आपने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया भर के अंदर उसकी एम्बेरसमेंट हुई। उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया, फिर उसने दहशत गर्दी के ऑप्शन को इख्तियार किया और दहशत गर्दी के लिए उसने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर करवाया कि दोहा मुआहदा के तहत तालिबान इंतज़ामिया पाबंद है अपनी सरजमीन को भी दहशत गर्दी से पाक करने के लिए, और हमसाया ममालिक में भी वो दहशत गर्दी का सद्देबाब करेगी, लेकिन इस हरबे में भी वो कामयाब नहीं हुआ। अब वो आबी जारियत की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं देख रहा था कि हमारे फेडरल मिनिस्टर, कल डॉक्टर मुसद्दक साहब ने, अता तारड़ साहब ने, इसहाक डार साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक यकसुई और संजीदगी है। सेमिनार भी बड़ा बरवक्त है। भारत आबी जारियत कर नहीं सकता, दुनिया देख रही है और दुनिया ये भी महसूस कर रही है कि भारत ये सब कुछ क्यों कर रहा है। ये आपने हुर्मुज़ वाला इशू भी यही है कि देखिए आप पानियों को पाबंद नहीं कर सकते, ये एक कुदरती अमल है। और जैसे आपने एक जो ज़िम्मेदार जो बाहर से आए हुए मुबसर की बात की है, दुनिया इस सारे मामले को समझती है। और एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पानी के जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना कि जी कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था, शायद लफाजी ये नहीं थी, दरअसल वो कश्मीर की अहमियत और हैसियत बताते थे, इसलिए कि वहाँ से हमारा पानी आता है। तो इसमें मैं कोट करूँगा पाकिस्तान के सिपह सालार को। आपको याद है कि जब हमने भारत को शिकस्त फाश दी, उसने पहली दफ़ा कहा कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे,
तो मेरे ख्याल इतनी सख्त अल्फाज में मैंने ये धमकी नहीं सुनी कि आपके डैम्स भी हमारी दस्तरस में मौजूद हैं। बात ये कि वो जारियत का सिलसिला वो मैं नहीं समझता, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना वो पानी को पाबंद कर सकेगा। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद को इंडिया के हवाले से अपनी आंखें खुली रखनी पड़नी है। वो एक होचा दुश्मन है और जिसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ ब्रैकेट कर रहा था, अब दुनिया पे सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। और ये दहशतगर्दी वाले ऑप्शन के भी बट साहब मैं ये बात कह दूं कि ये पहलगाम वाक़या था ना, उस शर में से हमारे लिए खैर ये निकली कि उसने जब इल्ज़ाम तराशी की, पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी लीडरशिप ने अपने एलामिया में कहा कि आप इसको टेस्ट केस बनाएं, और टेस्ट केस बनाया तो आज तक उन्होंने तहकीकात नहीं करवाई। लिहाजा हमें उसके हवाले से आंखें भी खुली रखनी है और अपने लिए देखिए हमें खुद देखना है कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। और ये जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, हमारे बजट में जो पानी के ज़खायर के लिए बहुत सारी रकम रखी गई है, हमें डैम्स बनाने चाहिए। बात ये कि कालाबाग डैम तो चले कि वक्त गुजर गया, कालाबाग डैम भी बना होता तो आज भारत इस पोजीशन में ना होता, हमारे बिजली का मसला भी हल होता, हमारा तवानाई का मसला भी हल होता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इस हवाले से संजीदगी इख्तियार किए हुए है और भारत से कोई कतन परेशान होने की जरूरत अच्छा नहीं, भारत से परेशान होने की बात तो सलमान गनी साहब बिल्कुल नहीं है। हम तो किसी सूरत परेशान नहीं, खासतौर पे पिछले साल जो उनके साथ हमने किया उसके बाद तो हमें पूरा एतमाद है अपनी फोर्सेस के ऊपर, हम किसी किस्म की परेशानी नहीं। लेकिन मसला यह है कि एक ऐसी जो है ना, एक पंजाबी में कहते हैं किचकिच पाई, ये किचकिच पाई है ना, उसका सद्देबाब करने की जरूरत है। नूरुल्लाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपको याद होगा पिछले साल जो हमारे DGISP उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे हम आपका सांस बंद कर देंगे। तो ये वाली कैफियत ना आए, इससे बचना चाहिए हर अमन पसंद जो इंसान है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने कल एक फिक्रा कहा है कि अगर आप हमारा पानी बंद कर देंगे हम आपके हाथ तोड़ देंगे। जिंदगी और मौत का मसला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बल्कि ये कहा था कि आप तय कर लें कि इसमें सिंधु में आपका हमारा पानी बहना है या आपका खून बहना है। ठीक है, तो ये जज्बात हैं पाकिस्तान में, ये जज्बात की एक और ये रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी बेस्ड है ना, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम आबादी किसी न किसी तरह जो सिंध का पानी है उसके साथ हम लिंक्ड है। और ज़ाहिर है 25 करोड़ की आबादी का इतना बड़ा एक मुल्क है, और पाकिस्तान का जैसे भी सलमान गनी साहब भी फरमा रहे थे कि बड़ा मोहतात और ज़िम्मेदाराना रवैया रहा है। पहलगाम के वाक़े के बाद से जब भारत ने कोशिश की कि उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पर जारियत करें, तो पाकिस्तान का जो रवैया था वो ये था कि आप पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल किसी भी फोरम पर, किसी प्लेटफॉर्म पर आएँ और इसकी तहकीकात करा लें इस वाक़े की, कि पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वो उससे पीछे हटे और उन्होंने जो वो हरकत की, अपनी जो प्लान्ड उनकी हरकत थी, जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा हुआ था उसके मुताबिक, तो फिर उसका जो जवाब आया वो फिर सारी दुनिया ने देखा। जैसे भी आपने DGISPR की बात की, तो उस वक्त भी जो उनका जवाब था वो ये था कि हमारा जवाब पूरी दुनिया को दिखाई देगा और सुनाई देगा और उसकी गूंज सुनाई देगी। इसी तरह इस हवाले से भी बार बार ये बात हो चुकी है कि ये आबी जारियत जो है जंगी जुर्म है। आपने डॉक्टर विक्टर गाओ की बात की, वो चीनी एक्सपर्ट है, इसी तरह से रशियन एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी ये कहा कि ये पाकिस्तान का हक है, और इंडियन मिनिस्टर के बयान बल्कि उन्होंने कोट किया कि एक इंडियन मिनिस्टर ने बयान दिया कि आइंदा सालों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। और अभी उसकी फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उन्होंने डैम तो उनका 2030 तक और 2035 तक मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश में है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक टनल के ज़रिए इस पानी को पानी चोरी कह लें, सीधा सा जो बात है कि वो पानी चोरी कर रहे हैं, इसमें से पानी तो कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये मामला जब हो रहे हैं तो पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के सारी दुनिया के सामने अपना केस रख दिया है कि अब सारी दुनिया के सामने बड़े वाज़ेह है कि ये जो जंगी जुर्म हो रहा है, ये जो जारियत हो रही है, ये काबिल कबूल नहीं है, और इसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे गुज़श्ता साल मई में हुआ था। तो पाकिस्तान तो उसके लिए तैयार है। अब हमारी लीडरशिप बड़ी यकसू है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इसके बगैर अमन मुमकिन नहीं है। सिंतास माहदे की बहाली और ये पानी का जो रवानी है रूटीन के मुताबिक, उसके बगैर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुमकिन नहीं है। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उन्होंने एक तो इसकी अहमियत के हवाले से बात की, दूसरा उन्होंने जब रिएक्शन की बात आई है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत मिलकर इसका फैसला करेंगे कि हमने इसका कैसे जवाब देना है। तो पाकिस्तान का जवाब जो है वो बड़ा वाज़ेह होगा और उसकी गूंज और उसकी आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाई देगी, और पाकिस्तान ने अपनी उस सलाहियत का मुजाहिरा पिछले साल कर दिया है।
तो ये जो एक कोशिश है कि पाकिस्तान का पानी रोक कर और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वही बात जो उन्होंने शुरू की थी कि पहले दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करके उस पर मुंह की खानी पड़ी, तो हमसाया ममालिक का सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की, और अब ये आबी जारियत की। मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। ये जिस लेवल पर वो गए हैं, यहाँ से हिंदुस्तान को फौरी तौर पर वापस हटना पड़ेगा, वरना अब एक तो हम डिप्लोमेसी के ज़रिए और खामोश जो डिप्लोमेसी थी और मैसेजिंग के ज़रिए कर रहे थे, अब इस सेमिनार के बाद बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अपना केस पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया है। और आप ये देखें, रशियन बज़ाहिर ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान और रशिया का करीबी ताल्लुक है, और लेकिन वहाँ के माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हक है और हिंदुस्तान उसमें ज़्यादती कर रहा है। तो इसके बाद फिर पाकिस्तान का वो मौक़िफ़, जवाबी मौक़िफ़ आएगा कि ये एक जंगी जुर्म है, और जंगी जराइम का जो जवाब है वो जिस तरह से दिया जाता है वैसे ही इसको भी मिलेगा। अच्छा, ये नौशाद साहब, जो इस वक्त जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए उसने दहशत गर्दी का एक सिलसिला शुरू करवाया पाकिस्तान में, अब वो जो अफ़गान तालिबान की इस वक्त वहाँ पर एक रजीम मौजूद है जो यानी मेरे तो ख्याल में वो काबज़ है, वहाँ के अवाम ने तो उनको मुंतखब नहीं किया। अब वो जिस हालात में वहाँ के अवाम को ले हैं, वो अफ़गानिस्तान के मुकामी अखबार है हश्त सुबह, उन्होंने एक इस हवाले से बाकायदा आर्टिकल शाया किया। उसमें उन्होंने बताया कि आम अफगान शहरी एक वक्त का खाना भी खरीद कर नहीं खा सकता। वहाँ पे ख़वातीन की हालत जो है वो सिर्फ हालत ज़ारी है, यानी कोई हालत है ही नहीं सिरे से। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये वहाँ की उनकी अपनी हालत है अवाम की कीवी, लेकिन वो इंडिया से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। देखिए, मैं ये वाला मामला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि अफ़गानिस्तान की मईशत को ख़वातीन की पार्टिसिपेशन यानी ख़वातीन को शामिल किए बगैर रिवाइव करना मुमकिन ही नहीं। मुमकिन नहीं। अच्छा, वो मुमकिन नहीं है, लेकिन चूंकि ये काबिज़ जो एक्चुअली ना रियासत हैं, ना वो उस तरह से उनकी वो सियासी वो जिसे कहते हैं ब्रॉटअप होता है, आप लोगों के साथ जुड़े होते हैं, आपकी तरबियत होती है, आप लोगों के मसाइल को समझते हैं। ये तो इम्पोज्ड है ना, एक टोला है इम्पोज्ड। अच्छा, अब जो टोला होता है या माफिया होता है, या जो लोग जिनका ये निज़ाम जो है वो असलहे के सर पर, यानी आप गन अगर आपके हाथ में है तो आप एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद कब्जा कर लेते हैं, तो जितनी टेरिटरी पर भी उसका कब्जा है। एक तो पहली बात यह है कि वो पूरे अफगानिस्तान पे तो उनका वो है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है। दूसरा, जितने भी हिस्से पर है वो उसकी बुनियाद के ऊपर उनके पास सिर्फ एक यही रास्ता है कि वो जनाब इधर से ये जो ये आसान काम है उनके लिए कि वो लोगों के बच्चे उठाएं, उन्हें खुद कुछ बम्बार बनाएं, डॉलर खुद अपनी जेब में डालें, खुद अयाशी की ज़िंदगी गुजारें। जैसे मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एक हमारे यहाँ की कलदम तंजीम है बलूचिस्तान से मुतालिक, उनके कोई करता धरता जो है वो किसी और मुल्क में बैठ कर और वो जनाब वहाँ पे अनवाओ इकसाम के खाने खा रहे हैं और जनाब बिल्कुल ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो उनके बेचारे उनके जिनको फॉलोअर्स जो पीछे लगाए हैं, जो मरवा रहे हैं, वो जो मट्टी के टीले और जो गारों के अंदर जिस तरह से रहते हैं, गैर इंसानी वो एक्चुअली वो है ज़िंदगी जिस तरह से वो वहाँ गुजार रहे हैं। तो वही हाल बेसिकली उन्होंने अफगान अवाम को उन्होंने जो है ना वो कर लिया है, अपना जो है ना वो गुलाम बना लिया हुआ है। और उन गुलामों में से चंद गुलाम निकाल कर वो खुद कुछ बम्बार तैयार करते हैं, उनको जो है वो जन्नत की आस दिलाकर वो पाकिस्तान के ऊपर भेज देते हैं। ये कारोबार है उनका, ये मईशत है उनकी। चूंकि उन चंद अफराद के हाथ में चीज़ें, इसलिए उनकी मईशत यही है। उनके पास, इसके अलावा उनके पास कुछ चीज़ है नहीं। वो जो दुनिया का जो एक सिविलाइज तरीका है चीज़ों को बनाने का, डेवलप करने का, वो उसके अंदर आते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि सड़क बनने से क्या। जब हम उनको कहते हैं कि आप सीपैक 2 का हिस्सा बन जाएं, तो उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि सीपैक 2 जब यहाँ से गुजर जाएगा तो उससे फिर क्या बनता है। हालांकि दुनिया जो सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर दुनिया की तरक्की जो थी वो सड़क से थी। पड़ाव पानी के पास होता था, फिर सड़क बनने से रास्ता बना और वहां से तरक्की डिजाइन होती है। तो जहां से सड़क गुजर गई वहां मईशत जन्म लेती है। उनको ये बातें समझाने वाला कोई नहीं। उन्होंने तो असलहे के साथ आंख खोली थी, असलहा देखा, जंगो जदल देखा। जंगो जदल ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना पढ़ाई है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना वो तो यही कर सकते हैं। सो बेसिकली वो एक माफिया की तरह काम करें। और माफिया जो है वो माफिया हमेशा सिर्फ अपनी जेब, अपनी सहूलत, अपने लिए गाड़ियां डाले और वो ऐशो इशरत की जिंदगी वो अपने लिए जो मुमकिन कर सकता है इकट्ठा कर लेता है और बाकी लोगों को वो गुलाम रखता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ के बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक घर के अंदर अगर ख़वातीन हैं और बच्चे हैं और जो मर्द है वो कुछ कर नहीं रहा, उसके पास बाहर रोज़गार नहीं है, वहाँ की कोई मईशत नहीं है, तो अल्टीमेटली उसकी जो घर का निज़ाम है वो कैसे चल सकता है।
वो फिर बच्चे ही बेचेगा ना। आपने सुना है कि ख़वातीन बच्चियों को बेचने की कहानियां आती हैं, बच्चों को बेचने की कहानियां आती हैं, जो को थोड़े बहुत किसी तरह से पल बढ़ कर फिर थोड़ा आपस जवान में हो जाते लड़ाइयां हैं, करते हैं उनको वो तो हमेशा से करते रहे हैं। वो फिर आपस में लड़ाई असल में ये इसीलिए होता है कि जब ये जो कबाइल का सिस्टम या ये जो लॉर्ड्स का सिस्टम है ना, ये बनता ही इसलिए है कि आपने सर्वाइवल इसी तरह करना है। इसी तरह बनता है। सलमान गनी साहब, पाकिस्तान ने, आप जानते हैं जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रशिया ने इन्वेड किया था तो बहुत बड़ी तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी थी। मेरा ख्याल 30-35 लाख का फिगर, मैं तो शायद उस वक्त काफ़ी छोटा था तब से सुनता आ रहा हूँ 30-35 लाख का फिगर। तो अब तो ज़ाहिर है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर उनकी तीसरी नस्ल जो है वो जवान हो गई। लेकिन अब वहाँ पर वो कहते हैं कि अमन आ गया, हमारा मुल्क बड़ा ज़बरदस्त हो गया तो वापस जाए। तो वो वापस जाना तो एक अलग बात है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी है वो भी वापस नहीं जाते। अब 10 जुलाई से पाकिस्तान ने इनको बाहर निकालने का एक कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, अभी निशात साहब जिन इश्यूज़ की बात कर रहे थे वो इश्यूज़ वो हैं कि अगर वहाँ पर कोई नुमाइंदा हुकूमत हो तो वो अपनी आवाम की हालत ज़ार के लिए कुछ करे। देखें, ये जिस बुनियाद पर वहाँ बरसे इक़्तिदार आए, ये एक दोहा मुआहिदा था और उसमें सिर्फ यही नहीं था, उसका पहला नुक्ता यही नहीं था कि वो अपनी सरजमीन पे दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, वो हमसाया ममालिक में इसका सद्देबाब करेंगे। उसका दूसरा नुक्ता ये था कि वो ख़वातीन की एजुकेशन को यकीनी बनाएंगे। आप उनकी सारी शिकें उठा के देख लें। अब बात यह कि जो कुछ वहाँ से हो रहा है और वो सारा कुछ क्यों कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, उसकी बड़ी वजह भट्ट साहब ये है कि वो अगर टीटीपी के ख़िलाफ़, खरासान के ख़िलाफ़, जमातुल अहरार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो उनका अपना वजूद वहाँ पर ख़तरे में है। वो एक नई जंग की इब्तिदा नहीं करना चाहते, लिहाजा उन्होंने उनको पूरी इजाज़त दे रखी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो कराची के अंदर वाक़या हुआ है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब आप तखरीबकारी और दहशतगर्दी का गहराई से जायज़ा लें तो जब कोई फोर्स आपके रियासती इदारे को टारगेट करे तो वो मुल्क दुश्मन होती है, वो हमारी असल दुश्मन है। जो हमारे रियासती, उन्हें पता है कि जब तक पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, रेंजर्स को, पुलिस को कमज़ोर नहीं करेंगे, उनका एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त किया है, इसलिए कि कराची के अंदर अमन बहुत हद तक बहाल हुआ और वहाँ कराची के अमन के हवाले से रेंजर्स का एक रोल है। रेंजर्स को वहाँ पर यह रोल दिया गया था और रेंजर्स को टारगेट करके उन्होंने दरअसल पाकिस्तान को मैसेज दिया। वो दरअसल अपने वजूद का इजहार कर रहे थे और पाकिस्तान ने दुरुस्त किया। देखें, ये आपको आलमी कवानीन इजाज़त देते हैं कि अगर आपकी रियासत के अंदर कोई दहशतगर्दी करवाता है तो उसको बावर करवाने की कोशिश करें कि आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करें। हम इसके मुतम्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने बार बार ये बात बताई और मैं ये कोट करता चलूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा उन्हें शवाहत फराहम करती रही, उनसे बातचीत करती रही। मुझे याद आ रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ बने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम वहाँ पर जहाँ पर ये इन्होंने मराकज़ बना रखे हैं वहाँ पर हमला करेंगे। और इस वक्त भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की रियासत ने जहाँ जहाँ बॉर्डर्स के साथ इनके मराकज़ हैं, जिनकी निशानदेही पहले अफ़गान इंतज़ामिया को की गई थी कि फ़लाँ जगह पर ये मराकज़ मौजूद हैं, ये ग्रोह मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं। और ये जो बात देखें कि कुदरत खुदा की कि वो जो वहाँ पर जिन्होंने हमला किया उनमें से एक बचा और उसने फिर सारा बताया कि हम कहाँ आए थे। और मैं हैरान हूँ कि ये जो कराची पर हमला है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसलिए सिग्निफिकेंट है कि हम पाकिस्तान को कराची का मुआशी हब कहते हैं और आपका दुश्मन, उसको ये समझ लग गई कि ये दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच गए। इन्होंने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, दुनिया को बावर करवा दिया कि हम इस हवाले से नाकाबिले तस्खीर हैं। फिर इन्होंने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि जो हमें कहते थे कि हम शायद आलमी माज पर आइसोलेशन का शिकार हैं, कि एक सफारती अपनी अहमियत और हैसियत जाहिर की कि दुनिया की फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी करवाई, मुज़ाकराती अमल यकीनी बनाया, मामला आगे की तरफ चले। इन हवाले से तो हम खुद इंसारी की मंजिल पर पहुंच गए। बट साहब, असल चैलेंज पाकिस्तान का है मुआशी चैलेंज, जो आज उनको हजम नहीं हो पा रहा। कराची को टारगेट करने का मकसद ये था और मैं समझता हूँ कि इनके हवाले से हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के बड़े शहरों को टारगेट कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार इदारे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, वो दहशतगर्दी के हवाले से अलर्ट है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नेशनल एक्शन प्लान की जब बात होती है, जब ये प्लान बना था तो इसके 20 नुकात थे।
7 नुकात आपके सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिका थे और इसमें से 8 नुकात सूबाई हुकूमतों से मुतल्लिका थे। इसमें सिर्फ फोर्सेस ने काम नहीं करना था, इसमें सूबाई हुकूमतों का अपना रोल था, इसमें मीडिया का रोल था, इसमें सिविल सोसाइटी का रोल था, इसमें हमारे मजहबी उलमा हज़रात का भी रोल था। लिहाजा उनको भी अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर हमारी फ़ौज जोग्राफियाई एतबार से अपनी सरहदों की मुहाफ़िज़ थी, लेकिन आज उन्हें दहशतगर्दी की जंग उन्होंने लड़के दिखाई है। मैं समझता हूं कि अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो अपने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए ज़रूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो और हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल तारी कर सकें कि ऐसा माहौल जो है ना सर तभी मुमकिन होगा, सलमान गनी साहब, ऐसा माहौल तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के अंदर वो लोग हों जो पाकिस्तान से प्यार करते हों और जो बेशक अफगान शहरी हों लेकिन वो पाकिस्तान में तहरीबकारी ना करें। अब ये तहरीबकारी कौन करता है? नूरुल्लाह साहब, तहरीबकारी वो करते हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम होते हैं, जो यहाँ पर अपना घर बना बैठे हैं, वो तहरीबकारी की तरफ नहीं आते। आप अपने शहर में बड़े शराफत के साथ रहते हैं, दूसरे शहर में जाके थोड़ा सा फील करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा आज़ाद सा हूँ, तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह की हरकतें कर लेते हैं जो अपने शहर में शायद आप नहीं करते। तो ये इस वजह से जो है ना 10 जुलाई से एक मुहिम शुरू की जा रही है कि जनाब अफगान जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है उनको वापस भेजा जाए। बहुत बड़ी तादाद में हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम। आपके ख्याल में ये जो मुहिम शुरू की जा रही है ये प्रॉपर तरीके से इस पर अमल दरामद हो जाएगा? पर सब ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में महज़्ज़ब ममालिक और जो वेलफेयर स्टेट्स कहलाती हैं वहाँ पर भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि गैर कानूनी तौर पे लोग वहाँ पे दाखिल हों और उसके बाद वो वहाँ का अमन तबाह करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी मुल्क, कोई रियासत इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। पाकिस्तान में तकरीबन आप ये देख लें कि अब 47 साल हो गए हैं, तकरीबन 5 दहाइयाँ हो गई हैं अफगान पनाह गज़ीनों का यहाँ आना, पाकिस्तान का उनकी मेज़बानी करना, उनके लिए तमाम सहूलतें मुहैया करना, ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन जब ये दहशत गर्दी अब इस लेवल पर पहुँच गई है कि हमारे रियासती इदारों को अटैक किया जा रहा है, हमारे रियासती इदारों के अफराद, उनके अफसरान, सिपाही, हमारे पुलिस, हमारे आम शहरी, वो सब जब टारगेट हो रहे हैं तो अब ये काबिल कबूल नहीं रहा हमारे लिए। और उसके साथ साथ वो प्रॉक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे दुश्मनों के जरिए भी। असल बात ये है वो दूसरों से पैसे लेकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सॉरी ये मुमकिन नहीं है। तो जो 50 साल से तकरीबन 5 दहाइयों से हमने उन्हें यहाँ रखा हुआ है। अब अगर वहाँ की हुकूमत जो कि एक आर्जी हुकूमत थी और उनका काम था कि वहाँ पर इलेक्शन करके वहाँ पर अवाम जो वहाँ के लोग हैं उनके सुपुर्द कर दिया जाए इक़्तिदार, वो तो नहीं किया गया। लेकिन जब वो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा मुल्क अब खुशहाल है और बिल्कुल ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको वापस ले जाना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि इन 5 दहाइयों में होने वाली तबाही, बर्बादी, जंग और उस जंग के बाद, गैर मुल्की जंगों के बाद जो उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, कबायली लड़ाइयाँ, मुख्तलिफ वो पॉकेट्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके आपस के झगड़े, उसकी वजह से अफ़गानिस्तान बुरी तरह से बर्बादी का शिकार है। वहाँ की मईशत, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तालीम का वहाँ पर सहूलत नहीं है, इलाज की सहूलत वहाँ पर नहीं है। वहाँ से लोग पाकिस्तान में पेशावर और इस्लामाबाद रोजगार के लिए आते हैं, पहुँचते हैं रोज़गार के लिए, इलाज के लिए। तालीम का मामला यह है कि वो ख़वातीन से का इलाज नहीं कराना चाहते, ख़वातीन डॉक्टर्स के अलावा, लेकिन अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर्स बन सकें। उनके लिए जो दोहा माहिदे में भी था ख़वातीन की तालीम के हवाले से, उस शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा। तो वहाँ के जो मामलात हैं वो ख़राब है और लैंड लॉक मुल्क है, उन्हें तो एक बड़ा तवील अरसे का एक प्लान चाहिए अगर वो वहाँ पे अमन चाहते हैं, अगर वो वहाँ पे तरक्की चाहते हैं, अगर वहाँ पे खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान उसमें उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 5 दहाइयों में पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया उनको, पाकिस्तान ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। ये हम तो शायद उसको इतनी एज नहीं थी, ये सलमान गनी साहब तो उस एज ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने ये सारा कुछ अमली तौर पे देखा भी है और शायद हिस्सा भी लिया। एक नुक्ता मैं आपको सिर्फ इसलिए कि जब आप गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला की बात करते हैं, क्या हम अपने दोस्त ममालिक के अंदर गैर कानूनी पाकिस्तानियों को वो वहाँ पाबंद नहीं करते, वो वापस नहीं भेजते? और ये जो मुहिम का ये दूसरा मरला है। इससे पहले हम उनके अफगान शहरियों को टाइम दिया गया था और किसी हद तक वो वापस भी गए हैं। अब ये इसलिए ज़रूरत बन गई है कि आपके यहाँ जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, माजी में ऐसा नहीं होता, अब इसमें अफगान शहरी मुलव्वस है। और सबसे अहम बात, जब इस तरह के वाक़यात को आप डिग आउट करेंगे ना, तो उसमें सहूलतकार जो होता है वो बुनियादी उसका रोल होता है। सहूलतकार कौन है? ये तो कराची का वाक़या है, आप इसको थोड़ा सा खोल के देखें, किसके पास वो आके रहे,
किसने उनको वहाँ पर रखा और किसने सारी सहूलतकारी किया, ये अफगान लोग हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान इसका मुतम्मल नहीं हो सकता। हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। क्यों करना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचना है, तो हम अपना हाउस भी इन ऑर्डर करेंगे। हमने कुछ ऐसी इस्लाहात और इक़दामात करनी है जिस पे हम पे उंगली ना उठ सके। देखिए, बात यह कि दहशतगर्दी तो करवाए अफगानिस्तान और भुगते पाकिस्तानी, अब ऐसा हो नहीं सकेगा। और हम पे वो इतने बड़े मौसम कुछ हैं कि मैं समझता हूं कि हमारी तो रियासती पॉलिसी गलत हो गई। हम वो लोग थे जो आज से 4 साल पहले जब वहां पर इनको मुसल्लत किया जा रहा था, तो हम तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत वजूद में आ गई। लेकिन मैं आपको फिगर्स बता सकता हूं, हम लोग तो अशरफ गनी की हुकूमत को, हामिद करज़ई की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते थे कि वो इंडिया के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनके आने के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात में कई गुना इजाफा हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो कुछ करना है पाकिस्तान ने अपने मुफाद में करना है, और हमने इसकी जंग नहीं लड़नी। हमने इनकी जंग के नतीजे में बहुत कुछ भुगता है और अब पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये अमन के हवाले से देखें, अब गुज़िश्ता 2 साल के जब हमें नंबर्स शेयर करते हैं हमारे अस्करी इदारे, तो तकरीबन 200 ऑपरेशन डेली की बेस पर हो रहे हैं। और वो उन ऑपरेशंस का मरकज़, उसमें से 98% जो ऑपरेशंस हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो केपी और बलूचिस्तान के वो एरियाज हैं जहां जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, जहां पर अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो और वो ज़ाहिर है इंडिया की सपोर्ट तो उसमें है, उनकी फंडिंग सारी है। तो ये हमारी फौज, हमारे इदारे, इंडिया नहीं है मेहनुश साहब, उसमें इसराइल का भी कौन आशामिल होगा? इंडिया जब आएगा तो वो डेफिनेटली वो भी होगा। जो भी कुव्वतें, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, वाहिद जो इस्लामी मुल्क है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ताकतें जो समझती हैं कि पाकिस्तान को वो इस्लामी जो है ना वो एटमी बम के तौर पर नहीं देखती, या वो पाकिस्तान के पास नहीं होना चाहिए, वो ताकतें अपनी अपनी जगह काम करती रहती हैं और वो आज से नहीं कर रही। हमने तो बहुत सी चीज़ें ये पिछले एक हुकूमत के दौर में बहुत सी बातें सुनने को भी मिली थी। असल मामला ये है इस सारे मामले के अंदर, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे जब जो जिसके इशारा एक्चुअली किया, जो यहाँ अफगानी मौजूद हैं वो सहूलतकार हैं। प्रॉब्लम ये है, ये मजबूर है ना इस ऑपरेशन को करने। अगर फर्ज कीजिए अफगानियों की इन्वॉल्वमेंट ना होती दहशतगर्दी में, अफगानियों को तो हम अगर पिछले 40 साल से संभाल रहे थे, 10 साल और भी 40 लाख के करीब थे, 40 लाख यहाँ पर। हाँ जी, तो ये तो अब तो बहुत सारे जा भी चुके हैं। मसला सिर्फ इनकी इन्वॉल्वमेंट का, हर दूसरे तीसरे वाक़े के अंदर अफगानी मुलव्वस है, और अगर जिसमें मुलव्वस नहीं भी है तब उसमें भी कहीं ना कहीं सहूलतकारी मौजूद है। असलहा उनकी तरफ से आता है, फिर इस सिस्टम को चलाने के लिए ड्रग्स का कारोबार वो करते हैं। वो जो माफिया के रैकेट्स चलते हैं, जो आपके वो जो हमारी पहली ये अफगान पॉलिसी थी सलमान गनी साहब, उसके नतीजे में भी उन्होंने लफ्ज़ बोला ड्रग्स का कारोबार और असलहा का कारोबार। वो उस पॉलिसी में हुआ ये कि चूंकि हमने उनको पनाह दी, उन्होंने आके यहाँ पर ये काम करना शुरू कर दी, जिससे हमारे माशरे को बहुत नुकसान। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इस पे शायद रिजर्वेशन हो, हमारी रियासती पॉलिसी गलत थी। हमने माजी के अंदर इनके अब हमारी रियासती पॉलिसी जो है वो आज हम अपनी डायरेक्शन में है, और हाँ बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है, और इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की जंग हो सर, हमारी रियासत जो है उस जंग को जरूर जीतेगी। हमारा आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात हुई कल अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।